हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल द स्पेशल फील्ड में। साथियों, आज इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे होंगे, जो कि आपका 21-23 में होने वाला पेपर था। और ये वीआई ट्रेड का फर्स्ट सेमेस्टर का सेकंड थ्योरी पेपर है। सेकंड जो हमारा थ्योरी पेपर है उसका नाम है साइको एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ ब्लाइंडनेस एंड लो विजन। आपको जैसा कि ज्ञात है कि प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्व करा रही हूँ, प्रत्येक पेपर पे आप लोगों ने देखा होगा कि जो पेपर आपका आता है वो 45 नंबर का आता है। यह भी आपका जो साइको एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ ब्लाइंडनेस एंड लो विजन का जो ये पेपर है आपका, यह भी 45 नंबर का रहेगा। और इसमें भी आपके सेक्शन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और आपके थर्ड में एक क्वेश्चन करने होते हैं। तो चलिए आज हम वीआई ट्रेड में देखते हैं कि सेक्शन 1 और में आपके कितने बहुविकल्पीय प्रश्न दिए होते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। अभी तक आप लोगों ने आईडीडी का देखा, आईडीडी में देखा आप लोगों ने कि उसमें फुल फॉर्म ज़्यादा दिए होते हैं। तो चाहे एचआई हो, वीआई हो या फिर आईडीडी हो, सब में अलग अलग पैटर्न होता है। तो इसमें देखते हैं सेक्शन फर्स्ट में बहुविकल्पीय प्रश्न दिया है और प्रत्येक प्रश्न जो आपका होगा यहाँ पे वो 1 नंबर का होगा। तो इस 1 नंबर को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। यानी कि अगर आपका एक भी क्वेश्चन गलत हो रहा है तो संपूर्ण 1 नंबर आपका कट जाएगा। तो आपको यहाँ बहुत ही ध्यानपूर्वक देखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना रहेगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या है। पहला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा अपवर्तन दोष है। कौन सा अपवर्तन दोष है? तो प्रेस बायोपिया जो है ये आपका अपवर्तन दोष कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि वर्णांधता वाले व्यक्ति को रंग दिखाई नहीं देते हैं। तो ये असत्य रहेगा, क्योंकि रंग दिखाई देते हैं उसमें से 1-2 कलर होता है जो कि दिखाई नहीं देता है। जो कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित व्यक्ति या बालक होता है उसको केवल लाल और हरे रंग से प्रॉब्लम होती है, बाकी सभी कलर उसको दिखाई देते हैं। यानी कि लाल और हरा रंग जो कि उसका व्यक्ति पर जो वर्णांधता का शिकार होता है उस पर ऐसा प्रभाव होता है कि ये दोनों रंग को पहचानने में व्यक्ति या बालक सक्षम नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तीसरा कि भारत में निम्न में से कौन सा कारक दृष्टि दिव्यांगता का सबसे बड़ा कारण है। तो इसमें दृष्टि जो विकलांगता है या दिव्यांगता है, इसका सबसे बड़ा जो कारण होगा वो मोतियाबिंद होगा। मोतियाबिंद के कारण व्यक्ति दृष्टि दिव्यांग हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चौथा कि स्मार्ट मोबाइल फ़ोन, टच स्क्रीन मोबाइल फ़ोन का उपयोग केवल कम दृष्टि वाले व्यक्ति ही कर सकते हैं। तो ये आपका ट्रू फॉल्स में पूछा है, तो ये आपका फॉल्स रहेगा, क्योंकि स्मार्टफोन या टच स्क्रीन फ़ोन मोबाइल का उपयोग कम दृष्टि वाले व्यक्ति ही केवल नहीं करते हैं, और भी व्यक्ति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा संगठन दृष्टि बाधित व्यक्तियों के लिए कार्य नहीं कर रहा है। तो बीपीए जो होता है ये कार्य नहीं करता है। इसमें और भी आपके ऑप्शंस दिए गए थे। जिस भी बच्ची ने इस पेपर को सॉल्व किया है उसने पूरा नहीं लिखा है, डायरेक्ट इन्होंने इसका जवाब लिखा है। तो आप लोग इस जवाब को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना आए। चलिए अब हम सेक्शन दूसरा स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन दूसरा जो है हमारा, इसमें आपको सभी प्रश्न करने होते हैं। जो प्रत्येक प्रश्न होता है वो 2 नंबर का होता है। तो आपको इसमें भी बहुत ही सावधानी पूर्वक सॉल्व करने होते हैं ताकि आपका ये 2 नंबर सेफ रहे। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न जो है वो पूछा गया है, नेत्र की 4 अपवर्तन दोष लिखिए। तो नेत्र की 4 जो अपवर्तन दोष हैं वो कौन कौन सी हैं? इसमें आपका नंबर 1 आता है निकट दृष्टि दोष, दूसरा आता है दूर दृष्टि दोष, तीसरा है जरा दृष्टि दोष और चौथा है प्रेस बायोपिया। तो ये आपके 4 अपवर्तन दृष्टि दोष कहलाएंगे।
अब हम सेक्शन सेकंड के दूसरे क्वेश्चन की बात कर रहे होंगे। तो दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि दृष्टिबाधिता की बुनियादी सीमाएं लिखिए। तो दृष्टिबाधिता की बुनियादी सीमाएं क्या हैं कि एक व्यक्ति को दृष्टिबाधित तभी कहा जा सकता है जब वह व्यक्ति 20 फीट की दूरी पर रखा कोई भी वस्तु जो हो उसको देखने में असमर्थ हो, जबकि वही जो वस्तु वहाँ पे रखी हुई होती है उस वस्तु को सामान्य जो व्यक्ति या बालक होता है उसको आसानी से देख सकता है, बल्कि 200 फीट की दूरी तक भी जो वस्तु रखी होती है उसको सामान्य व्यक्ति देखने में सक्षम होता है। यानी कि 20 फीट की दूरी पे जो वस्तु रखी होती है उसको दिव्यांग व्यक्ति देखने में असमर्थ होता है, और वही वस्तु अगर 200 फीट की दूरी पे रखा है तो सामान्य जो बालक या व्यक्ति होगा उसको देखने में सक्षम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें कि अल्पदृष्टि बाधित वाले बच्चों के लिए कोई 5 शैक्षिक उपकरण लिखिए। तो इसमें आपका सबसे पहले आ जाएगा ब्रेल स्लेट, टेलर फ्रेम, बड़े छापे वाली पुस्तक, अबेकस और पॉकेट ब्रेल। यहाँ पे इस बच्ची ने नहीं लिखा है तो यहाँ पे आप पॉकेट ब्रेल भी लिख सकते हैं, पॉकेट ब्रेल। तो ये 5 आपके शैक्षिक उपकरण हो जाएंगे, किनके लिए? अल्पदृष्टि यानी कि लो विजन बच्चों के लिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाएगा VIAD की अवधारणा की व्याख्या करें। VIAD क्या है? VID का पूरा नाम होता है विजुअल इम्पेयरमेंट विथ एडिशनल डिसेबिलिटीज। VIAD एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें बच्चे को दृष्टिबाधिता के साथ साथ कोई और दिव्यांगता भी होती है। VIAD एक ऐसी स्थिति है जिसमें बच्चे को दृष्टिबाधिता के साथ साथ कोई और दिव्यांगता उसमें शामिल होती है। VID बच्चे को सीखने के अनुभव, उसमें अपनी देखभाल और ज़रूरतों को ध्यान में रखकर उनको सिखाया जाता है। यानी कि जो भी उनके सीखने योग्य होता है, जितनी उनकी क्षमता होती है, उस क्षमता के अनुसार हम उन्हें उनकी ज़रूरतों के सामग्री जो होते हैं उनको प्रोवाइड कराते हैं और उसके अनुसार ही उनको सिखाते हैं। जैसे कि खाना खाना, पीना, ब्रश करना, नहाना और संवरना। साथ ही साथ एक जगह से दूसरी जगह पे जाना यानी कि मोबिलिटी ट्रेनिंग, अपनी ज़रूरतों के अनुसार चीज़ों को भी ढूंढना और उनका पता लगाना। साथ ही साथ प्रकृति में किस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं तो उन सभी समस्याओं से जूझना और उनका समाधान खोजना, ये सारी चीज़ों को सिखाया जाना होता है। और इसमें उनकी जो क्षमता, बची हुई क्षमता होती है, उस क्षमता के अनुसार ही उनको पुनर्वास प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव नेत्र की 3 परतों के नाम लिखें। तो मानव नेत्र की 3 परतें क्या क्या हैं? आपका एक है दृढ़ पटल, दूसरा है रक्त पटल और तीसरा है परतारिका। अब हम बात करेंगे सेक्शन थर्ड की। तो सेक्शन थर्ड में आपको 4 क्वेश्चन करने होते हैं। तो 4 क्वेश्चन में ये आप देख सकते हैं 6 क्वेश्चन दिए होते हैं जिसमें से 4 ही आपको करना होता है, और प्रत्येक जो क्वेश्चन होता है वो आपका 5 नंबर का होता है। तो 5 नंबर आपको बिल्कुल भी गंवाने नहीं है। यदि आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसमें जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको भली भांति आ रहा हो, आपको वही क्वेश्चन उसमें सॉल्व करने होंगे। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि नेत्र विकारों के सामान्य लक्षण क्या हैं। तो इसमें अनेक सामान्य लक्षण पाए जाते हैं जो कि नेत्र को विकृत करते हैं या उसमें विकार उत्पन्न करते हैं। तो इसमें सबसे पहला आपका आ जाएगा कि आँखों में दर्द होना। यदि आँखों में दर्द हो रहा है तो भी नेत्र विकार उत्पन्न हो सकता है। आँखों में चुभन, आँख में जलन, धुंधलापन के कारण भी, आँख में पानी आना। यदि आँख में बराबर लगातार पानी आ रहा है तो इससे भी नेत्र विकार उत्पन्न हो सकता है। आँखों में लगातार खुजली का होना, अक्सर सिरदर्द की शिकायत रहना,
पलकों का सूजन, आँखों का लाल हो जाना, ये सब किस में शामिल होते हैं? नेत्र विकार में शामिल होते हैं। यदि इस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं तो नेत्र विकार उत्पन्न हो सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है कि दृष्टिहीनता और कम दृष्टि के विभिन्न प्रभावों की व्याख्या करें। तो दृष्टिहीनता और कम दृष्टि क्या है? दृष्टिहीनता किसे कहेंगे? विधि के अनुसार या विधि के आधार पर हम देखेंगे तो दृष्टिबाधिता उस अवस्था को कहेंगे जहां कोई व्यक्ति विभिन्न अवस्थाओं में से किसी एक से ग्रसित हो। किसी एक से ग्रसित होने का मतलब यह होगा कि व्यक्ति या बालक को बिल्कुल भी दिखाई न दे, या फिर दृष्टिबाधिता उसको कहेंगे जो 6/60 स्लेनन के बराबर हो या उससे कम हो। 6/60 स्लेनन का मतलब कि दृष्टिबाधिता से जो व्यक्ति ग्रसित होगा उसे वस्तु देखने में जो प्रॉब्लम आती है, अगर 6 मीटर की दूरी पे वस्तु रखा है तो उसे वह वस्तु नहीं दिखाई देती है, और वही अगर 60 मीटर की दूरी पर रखा हुआ वस्तु सामान्य बालक देख ले जा रहा है तो वो दृष्टिबाधिता की श्रेणी में नहीं आएगा। नेक्स्ट इसमें यह भी कारण हो सकता है कि जो दृष्टि क्षेत्र होता है या सीमा होती है वो 20 अंश या उससे कम है तो भी दृष्टिबाधिता का शिकार व्यक्ति या बालक हो सकता है। अब हम बात कर रहे होंगे इसमें कम दृष्टि वाले या फिर अल्प दृष्टि, जिसको लो विजन कहा जाता है। तो लो विजन क्या है कि आंशिक रूप से जो दृष्टिबाधित बालक होते हैं, जो कि बड़े अक्षरों में जो मुद्रित पाठ्य पुस्तक उनकी आती है, उसको उत्तल दर्पण की सहायता से या किसी कॉन्टेक्ट लेंस के माध्यम से या फिर कोई जो लेंस आता है हैंड लेंस, उनके माध्यम से जब इनको देखने में सुविधा मिलती है, या फिर कह लीजिए कि इनकी जो दृष्टि क्षमता होती है वो 20 से कम होती है या उत्तम आँख में उनके 20 फीट की दूरी तक देखने की भी क्षमता कम हो जाती है, तो उनको क्या बोलते हैं? लो विजन के बालक या व्यक्ति। सामान्य बालक जो होता है वो 70 फीट की दूरी पे भी रखा जो वस्तु होता है उसको देख सकता है। वहीं अगर इस बीमारी से ग्रसित है बालक या फिर लो विजन की कैटेगरी में आ रहा है तो उसको 70 फीट की दूरी का वस्तु दिखाई नहीं देगा। अगर हम बात करें कि दृष्टि दिव्यांगता की, तो ये किसी बीमारी के कारण भी हो सकता है। जैसे कि मैंने ऊपर के क्वेश्चन में आप लोगों को बताया है कि अगर ये सारी समस्याएं पाई जा रही हैं तो बच्चे में नेत्र विकार आ सकता है। तो इस प्रकार से इन सब पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि बच्चों में नेत्र विकार की जो समस्याएं उत्पन्न होने वाली हो तो ऐसा ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो दृष्टिबाधित छात्रों को पढ़ाने के क्या सिद्धांत हो सकते हैं, इसके बारे में पूछा गया है। तो दृष्टिबाधित छात्रों को पढ़ाने के लिए विशेष चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि उन्हें पढ़ाने के लिए शिक्षक को स्वयं उन तकनीकों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए जो वो उन बच्चों को पढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यदि किसी दृष्टिबाधित बच्चे को कुछ लिखवाना है तो उन्हें ब्रेल स्लेट का प्रयोग कैसे करना है, इसका पूर्व ज्ञान शिक्षक को स्वयं होना चाहिए। यानी कि ब्रेल स्लेट पे कैसे लिखना है शिक्षक को पहले यह आना चाहिए। यदि बच्चे को कुछ सिखाना हो या किसी वस्तु के बारे में समझाना हो या उसके बारे में कोई भी चीज़ बताना हो तो उनके पास उसका एक सुरक्षात्मक मॉडल भी होना चाहिए। यानी कि बच्चा अगर उसको टच करे, स्पर्श करे तो उसके हाथों में कोई ऐसी नुकीली चीज़ों का प्रयोग ना हो जिससे उसका हाथ चोटिल हो सके या फिर कह लीजिए उसके हाथों में चोट आए या उसे किसी भी प्रकार से समस्या का सामना करना पड़े। यदि हम बच्चे को ब्रेल डॉट्स याद कराना चाह रहे हैं तो इसके लिए उसको लिखाना या पढ़ाना ये दोनों चीज़ें पहले शिक्षक को आनी चाहिए, बाद में बच्चे को उसका अभ्यास कराना चाहिए। फिर दृष्टिबाधित बच्चे को आबेकस के द्वारा भी गणित का ज्ञान दिया जा सकता है। आबेकस के द्वारा उसे जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना या गिनती लिखना आदि जैसी चीज़ें उनको सिखाई जा सकती हैं।
जो दृष्टिबाधित बच्चों को टेलर फ्रेम आते हैं उनके उस पे भी उनको लिखना सिखाया जा सकता है। टेलर फ्रेम पे भी उनको गणितीय संबंधी सारी संरचनाएं सारी उस पे की जा सकती हैं, जैसे कि उस पे जोड़ घटाना गुणा भाग ये सभी चीज़ें उस पे की जा सकती हैं। बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक को उस विषय और उस टॉपिक के बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। वह शिक्षक के पास ब्रेल लिखित पर्ची या 3D मॉडल, 2D मॉडल या फिर टेक्टाइल पेपर चार्ट जो कि आता है, जैसे वो स्पर्श करने योग्य होते हैं, जो बहुत जटिल ना हो, थोड़े सरल तरीके से बनाए गए हों, आदि चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। अब हम बात कर रहे होंगे तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया है कि मानव नेत्र की संरचना और कार्यविधि की व्याख्या करें। तो ये आप देख सकते हैं, मानव नेत्र की संरचना, इसको आप बार बार अभ्यास कर लीजिएगा और किस प्रकार से इसको बनाना है इसका अगर आप अभ्यास नहीं करेंगे तो आप, अगर क्वेश्चन ये आ जाता है आपके आने वाले एग्ज़ाम में, तो आप इसको भली भांति कर नहीं पाएंगे। इसलिए आपको इसका ज़रूर अभ्यास कर लें। देखिए, ये एक बच्ची है सोनाक्षी, इन्होंने इसको पेपर को सॉल्व भी किया है और इस संरचना को बनाया भी है और इसने कई बार अभ्यास भी किया है। तो आप लोग भी इस चीज़ को अभ्यास ज़रूर करें, कैसे इसको बनाना है, कहाँ क्या चीज़ दर्शाया गया है। जैसे कि देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे आइरिस दर्शाया गया है, यहाँ रेटिना है और स्क्लेरा भी है आपका, देख सकते हैं यहाँ पे स्क्लेरा दर्शाया गया है, क्लोराइड है, इसमें लेंस है, प्यूपिल है, कॉर्निया है और इसके साथ साथ आपका ऑप्टिक नर्व भी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद आपका इसमें एक्वा हार्मोन है, इसमें फिर कंजक्टिवाइटिस है, सॉरी कंजक्शन है और ब्लाइंड स्पॉट भी यहाँ पे आपके दर्शाया गया है। तो ये सारी चीज़ें इसमें दर्शाई गई हैं और इसका अभ्यास इस बच्ची ने बार बार किया है। तो आप लोग भी इसका अभ्यास कर लें ताकि आने वाले एग्ज़ाम में यदि संरचना पूछी जाए मानव नेत्र की तो आपको बनाने में किसी भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े और नंबर भी आप अच्छे इससे ला सकते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, आप इसको बार बार अभ्यास करके एक बार ज़रूर बनाने की पूरा कोशिश कर लीजिए। ये कह लीजिए कि आपको ये बनाना ही रहेगा। अब हम अगर मानव नेत्र की क्रियाविधि के बारे में बात करें तो आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश का अपवर्तन इसकी क्रियाविधि होती है। जो आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश होते हैं उसका अपवर्तन कैसे करना है, ये आँख का ही कार्य होता है। नेक्स्ट होता है कि लेंस के समायोजन के द्वारा छवि को रेटिना पर फोकस करना, उसके बाद छवि का अभिसरण भी करना, रेटिना में जो फोटो होता है उसका रासायनिक गतिविधि और तंत्रिका आवेग में रूपांतरण करना, मस्तिष्क और धारणा में प्रसंस्करण करना, प्रकाश रेटिना तक पहुंचने से पहले या कॉर्निया या कह लीजिए जलीय हास्य, लेंस विट्रस हास्य से होकर ये गुजरता है। इसलिए रेटिना पर पड़ने से पहले हर माध्यम में अपवर्तन होता है, यानी कि प्रकाश रेटिना पर जब फोकस करता है तभी प्रतिबिंब बनता है। यानी कि रेटिना पर पहुंचने से पहले इसको कहाँ कहाँ से गुजरना पड़ता है, कॉर्निया से, जलीय हास्य से, लेंस विट्रस से और विट्रस हास्य से, इन सब चीज़ों से होकर गुजरता है, तब जाकर ये रेटिना पर पहुंचता है। और रेटिना पर पहुंचने से पहले ये जिन जिन माध्यमों से गुजरता है वहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन होता है, तब जाकर प्रतिबिंब बनता है। तो ये सब क्या है कि आँख की क्रियाविधि है और आँख की जो संरचना है, इस संरचना को आपको भली भांति अभ्यास करके आपको जाना है। मैं दोबारा से आप लोगों को इसके लिए कह रही हूँ कि इसका आप लोग अच्छे से अभ्यास करके जाइएगा। ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है और बार बार पूछा जाता है, तो आप लोग इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। संरचना और क्रियाविधि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों में लगातार पूछे गए हैं, तो इसको आप लोग ज़रूर अभ्यास करके जाइएगा। और आप लोगों को
वीडियो में कहीं कोई भी समस्या आ रही हो समझने में, या और कोई क्वेश्चन हो जो समझ में ना आ रहा हो, तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं उसको सॉल्व करके ज़रूर भेजूँगी, या उससे संबंधित जो भी नोट्स रहेगा उसको मैं प्रोवाइड करा दूँगी। आप लोग ज़रूर उसको देख लीजिएगा और आपका पेपर सॉल्व हो जाएगा। तो अगर कहीं कोई समस्या आ रही हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नहीं आपके इसमें समस्या है तो ज़रूर एक बार थंब का सिंबल भेजिएगा कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को भी भेजें, ताकि जो डीएड कर रहे हैं उन बच्चों को इसका लाभ मिल सके। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।